हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की जो सेकेंड यूनिट हमने कल स्टार्ट की थी उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सब्लिमेशन का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, बट इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज यूटैक्टिक मिक्सचर्स, तो यूटैक्टिक मिक्सचर्स के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इज गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज एरोजोल इनहेलर्स, इसके अंदर हम एरोजोल के बारे में भी एंड देन एरोजोल इनहेलर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज ग्लासी स्टेट्स। देन सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस आज करेंगे। आज के टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? इट इज़ दैट मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर constant after which the state of the chemical substance cannot be changed. Sublimation critical point जो है ये वो कांस्टेंट बट मैक्सिमम या फिर मिनिमम टेम्परेचर या फिर प्रेशर होता है जिसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर जो है, स्टेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट के बाद में जो केमिकल सब्सटेंस या जो भी मैटर हमारे पास में उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। नाउ अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये हमने सब्लिमेशन के प्रिंसिपल के अंदर भी देखा था। इस ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। एक हमारे पास होता है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड दूसरा होता है ट्रिपल पॉइंट। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ये हमारे इक्विलिब्रियम कर्व है, OA, OB एंड OC, ये हमारे इक्विलिब्रियम कर्व है। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम कर्व के एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होता है एंड ट्रिपल पॉइंट जो है वो तीनों कर्व के मिड में प्रेजेंट होता है। दूसरा, अगर हम बात करें सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट की, तो इस पे क्या होता है कि लिक्विड एंड गैस ये दो ही फेजेस जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड जो ट्रिपल पॉइंट होता है इस पर हमारे लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों फेजेस जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये था सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। इसके बारे में कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर्स। यूटैक्टिक मिक्सचर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन 2 or more solid particles are mixed together in a certain ratio and the melting point reduces and they convert into liquid, then it is known as eutactic mixtures. Simply eutactic mixture का ये मतलब हुआ जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स को हम एक साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है एंड वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस मिक्सचर को जो है यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ना इसका एग्जांपल क्या है? मेंथोल, थाइमोल, कैम्फर, फिनॉल एक्सेट्रा, ये कुछ कंपाउंड्स हैं। जब इन्हें एक फिक्स्ड रेशो के अंदर मिक्स करा जाता है तो उससे क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है एंड इससे जो मिक्सचर फाइनली फॉर्म होता है उसे यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। अब जो हमारे यूटैक्टिक मिक्सचर्स होते हैं फार्मास्यूटिकली, मतलब मेडिसिन वगैरह की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं उनके डिसोल्यूशन में मदद करते हैं, मतलब उन्हें मिक्स होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गैसेस। गैसेस के बारे में हमने पहले भी जाना था कि गैसेस जो है इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। जिस भी कंटेनर के अंदर हम गैस को रखते हैं तो वो उसकी ही शेप ऑक्यूपाई कर लेती है और उसके अंदर कम्प्लीटली जो है फैल जाती है। नाउ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? गैसेस जो हैं ये बिना किसी लिमिट के एक्सपेंड कर सकती हैं, मतलब जिस भी कंटेनर के अंदर हम इसे डालेंगे ये उस कंटेनर का पूरा एरिया जो है उसे ऑक्यूपाई कर लेती है। नेक्स्ट, गैसेस जो होती हैं इसे जिस भी कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो उस कंटेनर की दीवार पे ये जो है कुछ प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट इज गैसेस जो है इन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके। नेक्स्ट इज
गैसेस जो है जब इनके ऊपर इनको या तो कूल करा जाता है या फिर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा जाता है, तो उससे क्या होती है कि गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, मतलब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज जो नॉर्मल कंडीशंस होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, उस पे क्या होता है कि गैसेस जो है इसकी डेंसिटी कम होती है। सो ये थी सारी प्रॉपर्टीज गैसेस की। ना हम ब्रीफ में गैस लॉज के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर गैस के बारे में हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर हम गैस लॉज के बारे में भी लिख सकते हैं। सो गैस लॉज जो है मतलब ये गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं सारे लॉज। सबसे पहला आता है बॉयलेज लॉ। इसके हिसाब से क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जब टेम्परेचर एंड एन हम कांस्टेंट रखें। एन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज चार्लेज लॉ। इसके हिसाब से वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज गे-लुसैक्स लॉ। इसके बेसिस पे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एंड यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फोर्थ लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। इसके बेसिस पे क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, एंड यहाँ पर जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी इंक्रीज होते हैं। अब इन्हीं लॉज के बेसिस पे जो है एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई है जो कि है PV = nRT, जहाँ पर P जो होता है ये प्रेशर ऑफ गैस होता है, V जो है ये वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, N जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस होता है, R जो है ये गैस कांस्टेंट होता है, एंड T जो है ये टेम्परेचर होता है गैस का। सो इस तरीके से जो है हम गैस लॉज को एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एरोजोल्स एंड एरोजोल इनहेलर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं एरोजोल का क्या मतलब होता है। अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड सस्पेंडेड इन अ गैस इज नोन एज एरोजोल। सो एरोजोल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स लिक्विड या फिर सॉलिड सब्सटेंस के प्रेजेंट होते हैं गैस के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोजोल। सो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा एरोजोल का। तो एरोजोल का एग्जाम्पल जो है वो है मिस्ट। मिस्ट में क्या होता है, बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है वाटर की एयर के अंदर, मतलब पूरी जो एयर है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं मिस्ट। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है एरोजोल का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोजोल इनहेलर्स का क्या मतलब होता है। तो अ मेडिकल डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द मेडिकेशन इनटू फाइन एरोजोल पार्टिकल्स विच कैन बी इनहेल्ड और प्रोपेल्ड डायरेक्टली इनटू द एयरवे एंड लंग्स। इसे हम बोलते हैं एरोजोल इनहेलर्स। एक मेडिकल डिवाइस को हम यूज़ करते हैं जिससे कि जो मेडिकेशन है उसे फाइन एरोजोल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर सके हम, जिससे हम डायरेक्टली इनहेल कर सकते हैं या फिर प्रोपेल कर सकते हैं डायरेक्टली एयरवे या फिर लंग्स के अंदर। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि एरोजोल इनहेलर्स ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर हम लिक्विड या फिर सॉलिड मेडिकामेंट जो है, मतलब मेडिसिन का जो डोजेज फॉर्म है सॉलिड या लिक्विड, उसे हम क्या करते हैं कि फाइन एरोजोल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसे हम गैस के अंदर इस तरीके से मिक्स कर देते हैं कि उसे हम इजीली इनहेल कर सकते हैं, एंड इनहेल करने से वो चीज़ जो है डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो होगा अस्थमा पंप, जो कि अस्थमा पेशेंट्स यूज़ करते हैं अस्थमा पंप, तो वो जो है वो एक एरोजोल इनहेलर का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं एरोजोल्स के। तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इट कैन अवॉइड डिकम्पोजिशन, मतलब अगर हमारी मेडिकामेंट जो है वो एरोजोल फॉर्म में है तो उसका डिकम्पोजिशन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एरोजोल फॉर्म में अगर हमारी मेडिकामेंट है तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है हमें मेडिकामेंट से नहीं करना होता। जैसे अस्थमा पंप इसका एग्जांपल है, तो जब हम अस्थमा पंप को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे अंदर मेडिकामेंट जो है डायरेक्टली हमारे सिस्टम के अंदर चला जाता है एंड हमें उसके कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्टर। तो जब हमारी मेडिकामेंट एरोजोल फॉर्म में होती है, जैसे एक तो हम सॉलिड टैबलेट को हम लेते हैं तो उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एरोजोल की फॉर्म में मेडिकामेंट को लेते हैं तो।
नेक्स्ट इज मॉइस्चर सेंसिटिव सब्सटेंसेस कैन बी केप्ट इन कंटेनर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर से सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास में होते हैं जो अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, जिन्हें हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एरोजोल की फॉर्म में जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज कैन बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द कंटेनर। तो जो अस्थमा पंप होता है उसकी मदद से क्या होता है कि हम स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही अमाउंट का जो मेडिकामेंट है उसे हम इनहेल कर सकते हैं, उतना ही अमाउंट का मेडिकामेंट हम कंटेनर से निकाल सकते हैं। तो ये सभी जो है ये एडवांटेजेस हैं एरोजोल्स के। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ये जो है एक रेशो है जिसे परसेंटेज के फॉर्म में जो है हम लिखते हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है रेशो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर टू द सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जो है वो फिक्स होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, एंड उस टाइम पे एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर क्या है डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि ये जो है परसेंटेज की फॉर्म में होता है। तो यही हमारी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं इसके बेसिस पर, एंड इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100%। सो इस तरीके से जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की सिंपल डेफिनेशन होती है। नाउ जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है, बट यहाँ पर एक चीज़ रखना होता है कि वाटर वेपर का जो एक्चुअल अमाउंट है वो सेम रहना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर के साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कुछ अलग तरीके से चेंज होगी। बट अगर जो ये एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का उसे हम सेम रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। सो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस आर बाइनरी मिक्सचर्स दैट आर को एग्जिस्टिंग बिटवीन टू फेजेस। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जो कि दो फेजेस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कोई भी दो स्टेट ऑफ मैटर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम सस्पेंशन कह सकते हैं, सॉलिड एंड गैस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम ग्रैन्युलर कह सकते हैं, लिक्विड एंड गैस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम फोम्स कह सकते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम इमल्जन कह सकते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस जो है ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर दो फेजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही प्रेजेंट है तो उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये डेफिनेशन होती है लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस की। नाउ एक एग्जांपल जो है हमारे पास लिक्विड कॉम्प्लेक्स का वो है शेविंग क्रीम। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स। सो लिक्विड क्रिस्टल जो है इसे जनरली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, एंड इसे मीजोफेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होती है सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में एक स्टेट ऑफ मैटर होती है। ठीक है, अब लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं ये एक लिक्विड की तरह फ्लो भी कर सकते हैं, एंड इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक क्रिस्टल की तरह अरेंज्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिक्विड से मिलती हैं। देन इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लिक्विड क्रिस्टल का एग्जाम्पल जो है वो आता है पॉलीस्टीराइल बेंजोएट। पॉलीस्टीराइल बेंजोएट जो है इसे हम देखेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर्स पे क्या करता है कि अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। कभी ये सॉलिड की तरह बिहेव करता है, कभी जो है ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है। नाउ टेम्परेचर एंड नेचर के बेसिस पर लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक, सेकेंड इज न्यूमैटिक एंड थर्ड इज पॉलीस्टेरिक। ठीक है, इस तरीके से हम लिक्विड क्रिस्टल्स जो है इसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या आती हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि इसे नंबर डिस्प्लेस के अंदर यूज़ करा जाता है। जैसे कि कोई भी डिजिटल वॉच होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर को डिस्प्ले करा जाता है तो उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स का रोल रहता है। देन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, कुछ डिवाइसेस जो है उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करने के अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल्स जो है इनका रोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट जो है इसे सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। अब ग्लासी स्टेट का क्या मतलब होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एमॉर्फस ग्लासी और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड एज वेल एज अ सॉलिड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। सो ग्लासी स्टेट के अंदर क्या होता है, ग्लासी स्टेट एक एमॉर्फस ग्लासी एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड की भी होती
होती है एंड सॉलिड की भी होती है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा या फिर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। तो ग्लासी स्टेट जो है इसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। सॉलिड की तरह ये कभी कभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी शो करता है एंड लिक्विड की तरह ये फ्लो करता है। तो इसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है एंड इसके एग्जांपल जो है वो आएगा सिंथेटिक रबर, सिलिकेट ग्लासेस, ये दोनों जो है ये ग्लासी स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स। सो हमें पता है कि सॉलिड्स जो है इनका फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड ये कंप्रेसिबल नहीं होते, ये जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। एंड सॉलिड्स जो है इनकी जनरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, मतलब जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली जो है अटैच होते हैं, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। ना हमारे पास सॉलिड्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सो इन दोनों सॉलिड्स के बारे में हम डिफरेंसेस देखते हुए इनके बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, मतलब इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कुछ एक फिक्स्ड तरीके से जमे हुए होते हैं। जैसे अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर एक पैटर्न के अंदर जो है हमारे एटम्स वो अरेंज्ड होंगे। वहीं अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें इसके अंदर कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा एटम्स का, जैसे यहाँ पर ऐसे है तो ऐसे, मतलब एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होगा एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। सेकेंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या होता है, सॉलिड जल्दी से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। वहीं हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता एंड ये रैपिडली चेंज नहीं होते हैं लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज एन आइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डायरेक्शन के साथ में चेंज होती है, ये मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक का। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं एंड एमॉर्फस सॉलिड्स जो है ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डायरेक्शन के साथ में चेंज नहीं होती है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम ही रहती हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ये रिजिड होते हैं एंड इनकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। अगर हम इसके ऊपर डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस या फिर बेंडिंग फोर्सेस हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती है, बिल्कुल रिजिड होते हैं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वहीं हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते, अगर हम इनके ऊपर बेंडिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो ये मुड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास में ये जो मार्कर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा, इसमें हम कितनी भी कुछ भी फोर्सेस अप्लाई करेंगे ख़राब नहीं होगा। वहीं हमारे पास जैसे पेन की इंक होती, पेन की जो रिफिल होती है उसे अगर हम मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाएगी, तो उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर इनके बीच की फोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनके एटम्स के बीच में जो फोर्सेज होती है वो वीक होती है, तो इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे जो एटम्स है वो एक सिमेट्री के अंदर, मतलब एक ही तरीके से अरेंज्ड होते हैं। वहीं एमॉर्फस सॉलिड्स जो है इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो ऐसे ही किसी भी तरीके से अरेंज होते हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता उनका। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कह सकते हैं। वहीं हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इन्हें स्यूडो सॉलिड्स, सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, तो इन्हें हम सूडो सॉलिड्स या फिर सुपरकूल लिक्विड्स जो है वो कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉलिड्स को एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड के बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड अगर दोनों के बारे में पूछा जाए तो आप डिफरेंसेस के बेसिस पर इसको इस तरीके से एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन द क्रिस्टल लैटिस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया एक सॉलिड मटेरियल जो कि दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंजमेंट जो है वो भी डिफरेंट होगा। तो
ये हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। इस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग ये है कि एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये दोनों ही जो है ये कार्बन के ही फॉर्म है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ अलग अलग तरीके से होता है। जैसे डायमंड जो है इसके अंदर कुछ 4 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आता है, ग्रेफाइट जो है इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स का बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है ये कार्बन के ही दो अलग अलग फॉर्म है, तो ये कार्बन जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस क्या होंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये ड्रग्स की प्योरिफिकेशन के अंदर मदद करता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी, मतलब जो भी ड्रग है, ड्रग सब्सटेंस, उसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ हैंडलिंग, तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसे हैंडल करना जो है वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जो ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग। सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग का मतलब ये हुआ कि मतलब जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए धीरे धीरे करके उतनी ही रिलीज हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर या फिर पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा। तो इस तरीके से जो है पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गई इसकी 5 एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।